Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 24th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 24 मई 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है नीति पास को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। ये जो फंड इनिशिएटिव है इसको कौन मैनेज करता है ये आपने बताना है। ऑप्शन ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इम्पोर्टेंट से टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों यूपीएससी 2022 का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है और अब की बार का रिज़ल्ट पिछली बार की तरह ही काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिलेगा। पिछली बार जो रैंक 1, 2 एंड 3 है वो तीनों की तीनों रैंक्स पर वेमेन थी और अब की बार भी आपको रैंक 1, 2 और 3 तीनों पर ही लड़कियां देखने को मिल जाती हैं। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन आप कह सकते हो ये निकल कर आता है। तो अब की बार की जिसकी रैंक 1 आई है उनका नाम है इशिता किशोर और रैंक 2 वाली जो है वो है गरिमा लोहिया और रैंक 3 जिनकी है उनका नाम है उमा हरथी। अब ना ध्यान से इस बात को सुनना जो मैं बताने वाला हूँ। यूपीएससी जो है ना ये पेशेंस का गेम है और केवल पेशेंस ही नहीं, आपको हार्डवर्क भी चाहिए। पेशेंस के साथ साथ हार्डवर्क करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, तभी जाके यहाँ पर ये रिज़ल्ट आ सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप ये देखो जिनकी रैंक 1 आई है ना उनका ये 3rd अटैम्प्ट था, वो ऑलरेडी 2 अटैम्प्ट दे चुकी थी और जो पहले के 2 अटैम्प्ट थे उसमें इनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था। और ऐसे आप रैंक 2 को देखोगे तो इनका ये 2nd अटैम्प्ट था और रैंक 3rd को अगर आप देखते हो तो इनका 5th अटैम्प्ट था। 5वीं बार में यहाँ पे इनका रैंक 3 आया है। तो आप इमेजिन करो पेशेंस, 5th अटैम्प्ट में यहाँ पर आईएएस मिलना। तो कम से कम अगर मैं कम से कम बताऊँ तो लगभग 6 साल का उन्होंने वेट किया। तो उस 6 साल में पूरा पेशेंस, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ें ना बनाकर रख पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शांति रहेगी मन में तभी आगे बढ़ पाएंगे। प्लस कंसिस्टेंसी, रोज़ यहाँ पे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आज पढ़ लिया अब थोड़ा सा 2 दिन बाद पढ़ लेंगे, अब 2 दिन बाद पढ़ लिया तो 4 दिन बाद पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आज पढ़ रहे हो उतना आपको लग कर 1 साल तक रोज़ पढ़ना है। और ये देखकर ऐसा अनुमान मत लगाना कि आपका भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में भी यहाँ पर क्लियर करते हैं। बस यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, शांति रखनी पड़ेगी और लगातार कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो अब की बार का जो पूरा रिज़ल्ट आया है इसमें 99 जो लोग हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं जो सेलेक्ट हुए हैं और 263 अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी से हैं और 154 शेड्यूल कास्ट से हैं, 72 शेड्यूल ट्राइब से हैं और 345 जनरल कैटेगरी से लोग जो हैं सेलेक्ट हुए हैं। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग 933 कितने 933 कैंडिडेट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि अभी सेलेक्ट हुए हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, उसके अलावा जो हमारी सेंट्रल सर्विसेज होती हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी की, उन सर्विसेज के अंदर में। ठीक है, यूपीएससी की साइड से यहाँ पर एक प्रेस स्टेटमेंट आया है और उस प्रेस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 180 वैकेंसीज अब की बार यहाँ पर आईएएस के लिए रखी गई हैं। ठीक है,
उसके बाद में 38 IFS के लिए हैं और 200 IPS के लिए हैं, और बाकी जो हमारी सेंट्रल सर्विसेज हो गई ग्रुप ए ग्रुप बी, उन सब के लिए 604 वैकेंसीज़ आपको ये देखने को मिल जाती हैं। तो आपके हाथ में अपने लाइफ का डिसीजन खुद है। पहली चीज़ तो आपने UPSC करने के लिए डिसाइड कर लिया है, वो बहुत बड़ा डिसीजन है। अब केवल यहाँ पर डिसीजन लेकर बैठना नहीं है, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी करना है। लग जाओ, अगर 2024 के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हो तो अभी से यहाँ पर प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। लगभग आपके पास में 1 साल है, और ये एग्ज़ाम आराम से आपको 1 साल की जो प्रिपरेशन है वो आपसे मांगता भी है। ठीक है, तो लग कर तैयारी करनी है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी परेशानियाँ, फैमिली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, स्पेशली यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की साइड से बहुत सारे मैसेजेस मैं रिसीव करता हूँ, जहाँ पे उनका मतलब काफ़ी मैसेजेस में ना एक सिमिलर प्रॉब्लम चल रही होती है। वो सिमिलर प्रॉब्लम क्या है? फैमिली प्रेशर। अब फैमिली प्रेशर ये नहीं है कि UPSC निकालना है वाला प्रेशर, नहीं। प्रेशर वो है कि थोड़ा ये समय मिला है, इसमें ही कर लो, और ये नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आगे बार बार यहाँ पर ट्राई नहीं करना। इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब फैमिली का सपोर्ट थोड़ा सा कम रहता है। और देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, इस एग्जामिनेशन में फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर आप AR 1 को देखोगे, जिनकी रैंक 1 आई है, इन्होंने यहाँ पर अपने इंटरव्यू में मेंशन किया है कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला है इनको। ये चीज़ें देखकर यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, वो थोड़े डिमोटिवेट होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने थोड़ा सा समय मांगना है, अपने पेरेंट्स को बैठाओ, समझाओ और बताओ कि यहाँ पर मुझे लमसम 1 साल चाहिए, और बताओ कि आपके अंदर भी कैपेबिलिटीज़ हैं ये काम करने की, इस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने की। मतलब लोग अब यहाँ पर 3, 4, 5, 6 अटैम्प्ट में भी यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। एक बार आपने लग के तैयारी कर ली ना, और भले ही वैसे तो क्लियर हो जाएगा अगर आप बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में प्रिपेयर करते हो। अगर नहीं भी होता है तो आपको नेक्स्ट अटैम्प्ट में इतनी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेन तैयारी कर ली है। नेक्स्ट अटैम्प्ट में बस आप थोड़ा थोड़ा समय देकर काम कर सकते हो। समझ गए इस बात को? क्योंकि आप प्रिपरेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हो, आपने सब कुछ पहले पढ़ लिया है, ऑप्शनल तैयार कर लिया है, सब कुछ रेडी है आपका। ठीक है, बस वैसे तो हो ही जाएगा बिल्कुल। मैंने जैसे बोला है, अगर आप बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में प्रिपेयर करते हो, हार्डवर्क किया है आपने, तो बिल्कुल उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आना है। तो कहने का मतलब है 1 साल आप समझा सकते हो फैमिली को इन चीज़ों को लेकर कि मुझे 1 साल का टाइम चाहिए, और 1 साल का आपके टाइम मिला है आपको, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड में ना 1 मिनट भी आपको वेस्ट नहीं करना है, आपको प्रूव करके दिखाना है। अब होता क्या है ना कि हम लोग एकदम से मोटिवेशन सुन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है, और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वो मोटिवेशन रहेगा, काम करेंगे, उसके बाद वो सारा मोटिवेशन डाउन। ऐसी आदत डालो ही मत ना कि हमेशा आपको मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन की डोज चाहिए, ऐसी आदत डालो ही मत। आप एक डिसिप्लिन की आदत डालो कि हाँ, मेरे अंदर डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है। ठीक है, नहीं चाहिए मुझे मोटिवेशन। थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल गया बहुत है। अब हमेशा यहाँ पर आपको काम करने के लिए, हर काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए हो रहा है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगी। अब आ गया रिजल्ट, अब आगे की तैयारी करो। जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, लग जाओ और पूरे सच्चे मन से तैयारी करते रहो। और अगर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वर्किंग पीपल हैं जो अलग से काम भी कर रहे हैं, आप नहीं दे पा रहे हो 8 घंटा, कोई बात नहीं, 5 घंटे दे पा रहे हो, 6 घंटा दे पा रहे हो, उसको यहाँ पर ऐसा उन घंटों में ऐसा पढ़ो कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें आपको रिवीजन की आवश्यकता भी ना पड़े। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है। क्योंकि बहुत लोग डिमांड करते हैं ना कि देखो यार, मुझे तो 5 घंटे मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, 4 घंटे मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, नहीं मिल पा रहे 8 घंटे। कोई बात नहीं, आपके पास जितना समय है आप उस समय को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करो। चलो, आज काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, फ़िलहाल ज़रूरी भी था यहाँ पर ये। चलो फिर अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स के ऊपर में। आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। सबसे पहला आर्टिकल आता है यहाँ पर ये वाला, इसको GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में आप लिंक कर पाओगे। अभी आपको पता है जो लेटेस्ट सेंसस है, जो जनगणना आनी थी वो नहीं आ पाई है। वैसे 2021 में आनी थी, बट कोविड की वजह से वो रुक गया और अभी तक यहाँ पर ये सेंसस नहीं आ पाया है। तो एक एक्सपेक्टेशन है कि सितंबर तक वो सेंसस आ जाए अब की बार 2023 में। तो अगर कोई भी जो सिटीज़न है वो इस सेंसस के फॉर्म को खुद से भरना चाहता है ना, जो हमारे सरकारी ऑफिसर्स होते हैं उनके अलावा अगर वो खुद से भरना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना होगा, अपने आप को NPR में अपडेट करवाना होगा। जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हैं वहाँ पर ऑनलाइन अपने आप को अपडेट करवाना होगा। उसके बाद ही वो सेल्फ एनुमरेट कर पाएंगे, स्वयं अपनी गणना कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। जो ये NPR है ना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसको स्टार्टिंग में लेकर आया गया था 2010 में।
सब कुछ यहाँ पर साथ में लेकर आए थे। बाद में 2015 में इसको अपडेट किया गया है। तो ऑलरेडी यहाँ पर इस एनपीआर में 109 करोड़ लोगों की जो डिटेलिंग्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो बोला जा रहा है कि अगर खुद से यहाँ पे गणना करनी है, खुद से यहाँ पर फॉर्म भरना है, जो सेंसस का फॉर्म आता है ना, खुद से भरना है, तो उसके लिए पहले आपने एनपीआर पर अपने आप को अपडेट करना होगा। क्लियर हो गया। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो एनपीआर के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा रेलिवेंट है। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे देश के यूजुअल रेजिडेंट्स हैं, जो देश में रहने वाले लोग हैं, उनका सारा का सारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया जाता है। उनकी सारी डिटेलिंग्स आपको ये देखने को मिलेंगी। अब इस एनपीआर को तैयार किया जाता है हमारे लोकल लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पर भी यहाँ पर तैयार किया जाता है। यानी कि देश के लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सभी लेवल पर यहाँ पर इस प्रकार का डेटा तैयार करते हैं। और ये काम किया जाता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविजंस के तहत। और साथ ही साथ एक और एक्ट है, वो है सिटीजनशिप रूल्स 2003। तो ये वाले नियम और ये वाला कानून, इसके हिसाब से यहाँ पर कह सकते हो ये जो एनपीआर है इसको तैयार किया जाता है अलग अलग लेवल पर। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया के हर एक रेजिडेंट के लिए कि वो एनपीआर में रजिस्टर्ड हो जाएं, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे क्या होगा, एक आइडेंटिटी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। यानी देश में जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनको लेकर सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। तो ये जो एनपीआर है सबसे पहली बार फर्स्टली कलेक्ट किया गया था 2010 में, उसके बाद 2015 में अपडेट किया गया। तब से अभी तक इसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वापस से अपडेट करना ज़रूरी है अगर खुद से यहाँ पर अपना सेंसस फॉर्म फिल करना है तो। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि जो एनपीआर है ये यूजुअल रेजिडेंट्स के लिए है। तो ये यूजुअल रेजिडेंट होते कौन है? देखो, यूजुअल रेजिडेंट की एक डेफिनेशन है कि एक व्यक्ति इंडिया में एक लोकल एरिया में रह रहा है पिछले 6 महीने से, और एक पर्सन है जो कि आने वाले 6 महीने तक इंडिया में रहने वाला है, एक लोकल एरिया में जो है 6 महीने में रहने वाला है या 6 महीने से ज़्यादा रहने वाला है, वो बेसिकली यहाँ पर यूजुअल रेजिडेंट कहलाएगा। उन्हीं का एनपीआर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। हम लोकल एरिया की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति लोकल एरिया में रह रहा है 6 महीने से, या फिर कोई व्यक्ति है जो आने वाले 6 महीने तक या 6 महीने से ज़्यादा उस लोकल एरिया में रहने वाला है, उनको एनपीआर में रजिस्टर्ड करना ज़रूरी होता है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो आपको पता होगा अभी पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पर विज़िट पर गए और वहाँ पे काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं वो बेसिकली बने हैं एक विश्वास के ऊपर, ऐसा पीएम मोदी ने बोला है। ज़्यादा कुछ इस आर्टिकल में नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा पहले जापान के अंदर में उस G7 समिट को यहाँ पर अटेंड किया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पीएम मोदी पपुआ न्यू गिनिया गए। उसके बाद यहाँ पर थर्ड कंट्री ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पर ये विज़िट किए हैं। तो ये जो इवेंट चल रहा था, इस इवेंट के दौरान काफ़ी सारा जो इंडियन डायस्पोरा है, यानी कि भारत के कई सारे जो नागरिक हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इकट्ठे हुए थे एक स्टेडियम में, एक पार्क में, हैरिस पार्क बेसिकली नाम है, जिसको बाद में मतलब ऐसे नाम दे दिया गया लिटिल इंडिया, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं इंडिया से वो सब इकट्ठे हो गए थे दोनों पीएम को साथ में देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज़, और इधर यहाँ पर आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर देख पाओगे। ज़्यादा कुछ भी चीज़ नहीं है इसमें, आप ऐसे स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। इधर एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, जो तृणमूल पार्टी है, सीपीआई है और आम आदमी पार्टी है, ये जो बाकी सारी अपोजिशन वाली पार्टीज़ हैं आज के समय में, इन्होंने बोला है कि जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन होने वाला है इसको हम स्किप कर देंगे, हम उद्घाटन में नहीं होने वाले, हम नहीं आएंगे। मतलब क्या है, आपको पता है ना, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई गई है पुरानी वाली पार्लियामेंट की बिल्डिंग के जस्ट पास में ही। तो इस बिल्डिंग का उद्घाटन होना है संडे में। तो ये जो इनॉग्रेशन है, इस इनॉग्रेशन में सभी अपोजिशन पार्टीज़ को बुलाया गया है, एमपीज़ को बुलाया गया है। तो इनका कहना यह है कि हम इसको स्किप कर देंगे, हम यहाँ पे जाएंगे नहीं। अब ऐसा क्यों कहना है? इनका कहना यह है कि ये जो उद्घाटन होना चाहिए था ये प्रेसिडेंट के लिए होना चाहिए, मतलब ये उद्घाटन प्रेसिडेंट को करना चाहिए था, लेकिन करेगा कौन? प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। यही ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जगह अगर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी उद्घाटन करती हैं तो ठीक है, हम चलेंगे। अगर यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर उद्घाटन करेंगे तो हम कहीं ना कहीं इस पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन को बॉयकॉट कर देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर जो सीपीआई पार्टी है उनका कहना यह है कि जो पार्लियामेंट है ये कभी भी वीडी सावरकर से एसोसिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है, वीडी सावरकर की याद में यहाँ पर आप उससे लिंक कर रहे हो पार्लियामेंट को। अब आप कहोगे ऐसा क्या लिंक कर दिया? तो जो वीर सावरकर हैं उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी वो 28 मई को होती है, और इस बार 28 मई को ही संडे है, और उसी दिन क्या होने वाला है? ये पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन होने वाला है। हाँ, एक चीज़ और है, यूपीएससी का प्रीलिम्स भी होने वाला है। तो खैर वो बात अलग है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनकी एनिवर्सरी भी है, तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों का कहना यह है कि उनकी एनिवर्सरी है, उनके एनिवर्सरी के तौर पर आप यहाँ पे पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे हो, तो उनका लिंक पार्लियामेंट से या कोई डेमोक्रेसी से, मतलब पार्लियामेंट को हम लोग
उनकी याद में कह सकते हो उससे एसोसिएट नहीं कर सकते, उससे कोई लिंक नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पर अलग अलग पार्टीज़ का कहना है। तो मुद्दा क्या है वो आपको समझ में आया। करना क्या है, आपने थोड़ा सा नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को देख लेना है। देखने का मतलब है कि एग्जैक्टली वहाँ का सिनेरियो क्या है। दोस्तों ये बिल्डिंग अब लगातार न्यूज़ में बनी रहेगी, तो अच्छे से यहाँ पर देख लेना। इस प्रकार का एक ट्रायंगुलर शेप में ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये ना ट्रायंगुलर शेप में है, जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 64,500 एरिया में ये फैली हुई है। और इसके अंदर जो मेन स्पेस होने वाली है वो राज्यसभा, लोकसभा और सेंट्रल स्पेस होने वाला है, ठीक है। तो राज्यसभा, लोकसभा जैसे हमारे पार्लियामेंट में ऑलरेडी रहता ही है। इंटीरियर से अगर हम थीम की बात करते हैं, तो जो लोकसभा है उसका जो मेन थीम रखा गया है वो है हमारी नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक। उसके बाद में राज्यसभा का जो मेन थीम रखा गया है वो है लोटस, नेशनल फ्लावर हमारा। सेंट्रल लॉन्च के लिए जो थीम रखा गया है वो हमारा नेशनल ट्री है, ठीक है, और वो है बनियान ट्री, बनियान पेड़, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद इस बिल्डिंग के ऊपर में आपको पता होगा जो नेशनल एम्बलम है वो लगाया गया है। पिछले साल इसका उद्घाटन किया गया था, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी इस एम्बलम को लेकर कि यहाँ पे जो शेर है वो काफ़ी एग्रेसिव है, शेर वैसे शांत रहता है अगर दूसरे एम्बलम में देखें। इस प्रकार की कंट्रोवर्सीज हो गई थी। बाकी यहाँ पे इस नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग में अगर हम देखें तो लोकसभा और राज्यसभा में कितनी कितनी सीट्स हैं। लोकसभा में 888 सीट्स हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। और राज्यसभा में लगभग 384 सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जबकि हमारी पुरानी वाली जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वहाँ पर काफ़ी कम सीट्स हैं। अब सपोज़ यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों को साथ में बैठना हो, दोनों का जॉइंट मीटिंग हो, तो क्या होगा, तो जॉइंट सेशन बेसिकली लोकसभा में ही किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा में जो टोटल सीट्स हैं वो 1272 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। जॉइंट सेशंस हमारे लोकसभा के हॉल में कर लिए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में लगभग यहाँ पे 971 करोड़ रुपीस खर्चे गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर कौन था, टाटा प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं। और आर्किटेक्ट कौन है, तो एचसीपी डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ने यहाँ पर इसको पूरी तरह से डिज़ाइन किया है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो अब की बार जो हमारा नेक्स्ट पार्लियामेंट का सेशन होगा वो इसी नए वाले पार्लियामेंट में होगा, क्योंकि 28 मई को इसका उद्घाटन है। नाउ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। ये इस आर्टिकल को भी आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 और 3 दोनों के साथ में लिंक कर पाओगे। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इनका स्टेटमेंट है। इनका क्या कहना है कि लगभग 168 ऐसे गांव हैं जो कि हमारे बॉर्डर पर हैं। इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पर कई सारे गांव आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, वो उन लगभग तो 168 ऐसे अनकनेक्टेड बॉर्डर विलेजेस हैं जिनको हम कनेक्ट करने वाले हैं, वहाँ पर प्रॉपर्ली डेवलपमेंट होने वाला है। इस प्रकार का मेन फोकस किया गया है। तो अमित शाह जी ने कल के दिन यहाँ पर बोला है कि देखो कुछ स्पेशल एफर्ट हम लोगों को लगाने हैं, और वो स्पेशल एफर्ट लगाए भी जाएंगे, जिसकी मदद से 168 ऐसे गांव हैं जिनके साथ में हमारा कोई भी लिंक नहीं है, उनको हम लोग कनेक्ट करेंगे इंडिया के साथ में, ठीक है। वो बॉर्डर पर सारे के सारे गांव आपको देखने को मिलेंगे। और वो 168 गांव कौन कौन से राज्य में हैं, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख। ये सारे वो स्टेट्स हैं जो कि चाइना के साथ में बाउंड्री को शेयर करते हैं। आपने इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये सारी बातें होम मिनिस्टर ने बोली हैं वीवीपी जो प्रोग्राम चल रहा था उसके वर्कशॉप के उद्घाटन के दौरान, यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दौरान। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आपको पता होगा अभी बहुत लेटेस्ट प्रोग्राम है। इस साल 15 फरवरी में यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है इसको अप्रूवल मिला था। कॉन्सेप्ट पहले आ गया था लेकिन अप्रूवल यहाँ पर इसको अभी मिला है इसी साल। इस अप्रूवल के तहत बोला गया है कि इस प्रोग्राम के अंदर में हमारे बॉर्डर पर लगभग ऐसे 3000 के आसपास गांव हैं। अगर टू बी प्रिसाइज बात करें तो लगभग 2967 ऐसे गांव हैं जो कि बॉर्डर्स पर हैं। उन पर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है, वो रिमोट एरियाज़ हैं, कोई कनेक्शन वहाँ पर नहीं है। और वहाँ से गाँव को लोग छोड़ कर निकल कर दूसरे स्टेट्स में इंडिया में आ रहे हैं काम करने के लिए, कमाने के लिए। तो हम क्या करना चाहते हैं, उस गांव में प्रॉपर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इतना अच्छा विकास करना चाहते हैं कि लोग अपने एरिया को ना छोड़े, वहीं पर कमाएं, उस एरिया की इकोनॉमी अपने आप में डेवलप होती हुई नज़र आए। ये हमारा मेन मकसद है। तो बॉर्डर पर इन गाँव को लेकर ये काम किया जाना चाहिए और किया जाएगा इस वीवीपी प्रोग्राम के तहत। ये बात क्लियर हो गई। अब करना क्या है, इस वीवीपी प्रोग्राम को थोड़ा सा और विस्तार से देख लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं जो कि आपने पता होनी चाहिए, ठीक है। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, ये जो पूरा प्रोग्राम है इसका जो कॉन्सेप्ट है ये फाइनेंस मिनिस्टर की जो बजट स्पीच थी 2022 की उसी में लेकर आया गया था। लेकिन अब की बार 2023 में इसको अप्रूव कर दिया गया है कि हम ये काम अब करेंगे। इस प्रोग्राम का मेन मकसद होगा कि जो बॉर्डर पर गाँव हैं हमारे, जो विलेजेस हैं, है ना, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, कनेक्टिविटी बहुत लिमिटेड है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर है नहीं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व किया जाएगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएंगी।
तो ये जो स्कीम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड विलेज स्कीम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आपसे पूछा जा सकता है वीबी स्कीम कैसी है, ये कौन सी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है? तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ध्यान रखना है। अब अच्छा, बात ये आती है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर स्कीम, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखो, सेंट्रली सेक्टर वाली जो स्कीम होती है, सेक्टर वाली, तो जो सेक्टर वाली स्कीम है ये 100% फंडेड होती है बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इसमें 100% हमारी केंद्र सरकार, हमारा सेंट्रल सेक्टर पैसा खर्चता है। दूसरी तरफ जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, उस स्पॉन्सर्ड स्कीम में केंद्र सरकार तो खर्चती है पैसा, साथ ही साथ में राज्य सरकार, जिस राज्य में उस स्कीम को लागू किया जा रहा है, वो राज्य सरकार का भी सपोर्ट मिलता है। सिंपल हो गया। तो एक सर्टेन परसेंटेज केंद्र सरकार देती है, एक सर्टेन परसेंटेज हमारी राज्य सरकार भी देती है। तो ये विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी जिसमें राज्य सरकार का भी सपोर्ट रहेगा। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, इनके बॉर्डर के एरियाज़ पर डेवलपमेंट होगा। तो ये इन राज्यों सरकारों का भी एक मेन मकसद ये होने वाला है। इसका मेन मकसद क्या होगा इस पूरे स्कीम का? जो विलेजेस है वहाँ पे डेवलपमेंट करना, जो लोग रह रहे हैं उस गांव में उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना। ये जो प्रोग्राम है ना, ये क्या करेगा? हमारा जो इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेगा, लोगों को वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी रहने की, प्लस उसके बाद में लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, है ना। उसके बाद में लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। ये सारा काम होने वाला है इन सभी गाँवों में, ये आपने ध्यान में रखना है, जो कि जस्ट बॉर्डर के पास में है। साथ ही साथ मेन फोकस होगा कि यहाँ पे ऑल वेदर रोड की कनेक्टिविटी मिले, ऐसी रोड्स बनाए वहाँ पे जो कि हर किसी वेदर में काम करे, चाहे बारिश हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे कैसा ही मौसम हो। पीने का पानी वहाँ पर मिल जाए, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, 24 घंटे बिजली मिले, सोलर विंड एनर्जी से एनर्जी जनरेट करके हम वो प्रोवाइड करवाएंगे, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी, टूरिस्ट सेंटर बनाए जाएंगे, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाएगा, वेलनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो ये मेन फोकस होगा, मतलब हर चीज़ उन बॉर्डर वाले विलेजेस में अवेलेबल होगी, जिससे लोगों को उस गाँव को छोड़कर निकलना पड़ेगा ही नहीं। और टूरिज़्म के रिस्पेक्ट में एक और चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है, वो ये है सीमा दर्शन प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाएगा। सीमा दर्शन प्रोग्राम में क्या होगा? जो हमारे इंडिया भर से जो स्कूल्स हैं, वो इन गाँव में जाएंगे, जो स्टूडेंट्स हैं वो इस गाँव में जाएंगे और घूम कर आएंगे, एक ट्रिप लेकर आएंगे एज अ टूरिज़्म, यहाँ पे बॉर्डर के पास गाँव के अंदर विजिट कर करके आएंगे वो सब। इससे और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहेगी। ये मेन फोकस है हमारा विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम का। आ गया समझ? नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बोला जा रहा है जो हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्बन अफेयर्स हैं, इनका कहना यह है कि 73% जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, साल 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया था जून के महीने में, और मेन टारगेट था हम क्या करेंगे, कुछ सालों में जो स्मार्ट सिटी है वो क्रिएट करेंगे। काफ़ी सारे शहर ऐसे हैं जिनको स्मार्ट सिटी के अंदर में कन्वर्ट किया जाएगा। सब कुछ यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पर बनाई जाएंगी। तो 100 सिटी को हमने टारगेट बनाया था कि 100 शहरों को हम स्मार्ट शहर बना देंगे, लेकिन इनमें से 22 शहर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो बोला ये जा रहा है कि जितना भी पैसा यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन के लिए रखा गया था ना, जैसे 38,400 करोड़ रुपए बोला गया था इस स्मार्ट सिटी मिशन के लिए खर्चेंगे, जिसमें से 35,261 करोड़ ऑलरेडी खर्चे जा चुके हैं, उनका यूज़ किया जा चुका है। तो 90% जो फंड है वो इस स्मार्ट सिटी के अंदर में यूज़ हो चुका है, ऐसा बोला गया है। 73% जितने प्रोजेक्ट्स हैं इस मिशन के तहत वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा बहुत काम बाकी है, उसको भी हम लोग जल्दी इम्प्लीमेंट कर देंगे, ऐसा यहाँ पर कहना है हमारे अर्बन अफेयर मिनिस्टर का। तो इस स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लगभग 7,800 प्रोजेक्ट हैं, 7,800 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट लगभग 1.8 लाख करोड़ के आसपास है, और लगभग 5,700 से ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट 1.1 लाख करोड़ से ज़्यादा की है। इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है, और इनका कहना यह है कि आने वाले समय में मतलब 30 जून 2024 तक, क्योंकि अभी एक साल का टाइम पीरियड बढ़ा दिया है ना, तो 30 जून 2024 तक बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स बचे हुए हैं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कवर करने के लिए, वो भी यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? आपसे पहली चीज़ ये पूछी जाएगी, ये कौन सी स्कीम है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? तो ध्यान रखना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और अब याद आ रहा होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती हैं? वो स्कीम होती हैं जहाँ पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों आपस में मिलकर पैसा खर्चती हैं एक पर्टिकुलर स्कीम को लागू करने के लिए। ठीक है, तो राज्य सरकारों का भी सपोर्ट मिलता है, वो कहलाती हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इस स्कीम को जून 2015 में लॉन्च किया गया था ताकि 100 शहरों को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकें,
वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वहाँ पे जो लोगों का रहना सहना है उसकी क्वालिटी बिल्कुल इंप्रूव कर दें एक झटके में। ये सारे के सारे यहाँ पर जो भी लोगों को प्रॉब्लम्स हो उन शहरों के अंदर में, उसका स्मार्ट सोल्यूशन लोगों के पास में हो, तो उनको स्मार्ट शहर बनाने के ऊपर में मेन मकसद था। ये आपने ध्यान में रखना है। एक रेलिवेंट चीज़ बस खाली यही है कि सर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्लियर हो गया। इसमें हमारा मेन मकसद है, कोई शहर हैं जो कि ऑलरेडी हैं लेकिन वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना, किसी शहर को पूरी तरह से रिन्यू करना, रीडेवलप करना, किसी शहर को एक्सटेंड करना, बढ़ाना, उस शहर का एरिया बढ़ाना, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाना। ये सारा का सारा मिशन हम लोगों ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत रखा था, जिसमें से आधा से ज़्यादा काम हो चुका है। थोड़ा बहुत जो बचा है उसको 2024 तक ख़त्म कर दिया जाएगा। नाउ अगले आर्टिकल पर आते हैं। चीता का यहाँ पर एक बच्चा है जिसकी डेथ हो चुकी है कोनो नेशनल पार्क में। तो काफ़ी सारे चीता की डेथ की न्यूज़ भी आ रही हैं लगातार। आप कह सकते हो कि अभी उससे पहले 2 चीता और मर गए थे, लेकिन यहाँ पे अब की बार एक बच्चा है, ठीक है, एक बेबी है जिसकी यहाँ पर डेथ हुई है। कहाँ पे? कोनो नेशनल पार्क में, क्योंकि जो भी हमने चीता नामीबिया से मंगाए हैं वो सारे के सारे चीता हमने कोनो नेशनल पार्क में छोड़ दिए हैं। तो रिसेंटली यहाँ पे 4 छोटे छोटे चीता के बच्चों ने जन्म लिया था, जिसमें से यहाँ पर एक बेबी की डेथ हो चुकी है। उसकी जो न्यूज़ है ये निकल कर आ रही है। डेथ के पीछे का कारण है वीकनेस। बोला जा रहा है कि जो ये चीता था लास्ट वाला 4th वाला, ये काफ़ी छोटा था और बहुत कमज़ोर था। उस कमज़ोरी की वजह से यहाँ पर उसकी डेथ हो गई है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आपको पता होगा हम लोगों ने 20 से ज़्यादा जो चीता हैं उसको लेकर आए हैं नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से, और उन सबको कोनो नेशनल पार्क के अंदर में छोड़ दिया है। क्लियर हो गया। इसमें कुछ अलग से पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, बस इतना से इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। लेकिन लगातार पिछले साल से चीता की बात हो रही है, क्योंकि पिछले साल सितंबर में हमने पहला बैच जो चीता का है वो रिलीज़ किया था कोनो नेशनल पार्क में। तो लगातार न्यूज़ बनी हुई है, तो आपने बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे चीता है, चीता 2 प्रकार के दुनिया भर में पाए जाते हैं। एक होता है एशियाटिक चीता और दूसरा होता है अफ्रीकन चीता। एशियाटिक चीता जो कि एशिया में पाया जाता है, और वो इंडिया में भी पाया जाता था, बट इंडिया में चीता ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। 1952 में हमने चीता को एक विलुप्त प्रजाति डिक्लेयर कर दिया था, यानी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, वो चीता 1952 से फिर इंडिया में कभी दिखाई नहीं पड़ा है। तो हमने टारगेट रखा था कि चीता को वापस भारत लेकर आएंगे। अब एशियाटिक चीता तो बचे नहीं हैं। एशियाटिक चीता थोड़े बहुत हैं, मतलब 30-40 हैं, वो सब ईरान के अंदर हैं केवल, तो कोई चीता है नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे डिसाइड किया गया कि अफ्रीका से ले आते हैं, अफ्रीकन वाले चीता को हम ले आते हैं, क्योंकि अफ्रीका में चीता की संख्या काफ़ी अच्छी मात्रा में हर एक देश में है। तो वहाँ से हमने नामीबिया साउथ अफ्रीका से चीता को रिलोकेट करने का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और उसके तहत काफ़ी सारे चीताओं को हम इंडिया लेकर आ गए। और पिछले साल सितंबर में इन चीता को कोनो नेशनल पार्क में छोड़ना स्टार्ट किया। कोनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, और अभी हम लोग लगातार काफ़ी सारे चीता को छोड़ते जा रहे हैं। उनमें से कुछ चीता की डेथ हुई है, पिछले कुछ समय पर 2 चीता की डेथ हुई है, अभी यहाँ पर एक चीते की बच्चे की डेथ हुई है, उस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो क्या है कि मैं एक तरफ लिख देता हूँ, एक तरफ यहाँ पर है एशियाटिक चीता, एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक तरफ लिख देता हूँ AS करके एशियाटिक चीता, और इधर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं AF करके अफ्रीकन चीता। इनके बारे में 2 छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। जैसे जो अफ्रीकन चीता है, इस अफ्रीकन चीता का IUCN स्टेटस क्या है? IUCN स्टेटस है वल्नरेबल कैटेगरी। इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। इसकी भी जो संख्या है वो लगातार ख़त्म होती जा रही है। दूसरा यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है एशियाटिक चीता का IUCN स्टेटस बताओ। तो एशियाटिक चीता का जो IUCN स्टेटस है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरे में है ये। 30-40 चीता बचे हैं बस, जैसे मैंने बोला, वो भी ईरान में प्रेजेंट हैं, और अगर वो भी ख़त्म हो जाएँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीता को हम लोग क्रिटिकली इंडेंजर्ड से शिफ्ट करके एक्सटिंक्ट वाली कैटेगरी में डाल देंगे, यानी कि वो प्रजाति पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, अब दुनिया में वो एशियाटिक चीता पाए नहीं जाते। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। ये हमने बात कर ली है दोनों के IUCN के स्टेटस के बारे में। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल आपका GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात कर रहे हैं CAG की। CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी जो टीम है वो मिलकर काम करेगी, ताकि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके बीच में हम लोग थोड़ा सा जो साइनर्जी है, यानी कि मेल मिलाप है, उसको थोड़ा सा बढ़ा सकें। तो जो CAG की टीम है ना, वो काम करेगी किस चीज़ के ऊपर कि हमारे देश के जो मंत्रालय हैं इनके बीच में एक अच्छा रिलेशन बना रहे, मिलकर साथ में काम करते रहें। ये यहाँ पर मेन फोकस किया जा रहा है। तो अभी जो यहाँ पर डेप्यूटी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जिनका नाम है राकेश मोहन, इनका कहना यह है कि हम लोग पहले से इन चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि बिल्कुल हमें एक ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है कि एक तरफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ हमारा एग्जीक्यूटिव जो कि कानून को
लागू करने में लगा हुआ है, इनके बीच में एक साइनर्जी, एक मेल मिलाप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप से एक गवर्नेंस अच्छा होगा, आप कह सकते हो अच्छा डिसीजन मेकिंग हो सकेगा। ओवरऑल यहाँ पर इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनको फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा अगर यहाँ पर अलग अलग मंत्रालयों में एक मेल मिलाप बन जाए, एक कोलैबोरेशन बन जाए, कोऑपरेट करके ये काम करें सीएजी के साथ में। तो ये बेसिकली यहाँ पर बात निकल कर आती है। तो बस खाली ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नया नहीं है, ये न्यूज़ है और आपसे यहाँ से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, यहाँ पे हम लोग ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सीएजी बहुत दिनों बाद न्यूज़ में आया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मैं आपको बता दूं, आपके पॉलिटी का टॉपिक है। लक्ष्मीकांत की किताब उठाओगे तो सीएजी के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। तो सीएजी कौन होते हैं, हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल से लेकर कहाँ से कितने आर्टिकल तक इनकी चर्चा की गई है, ये सब कुछ डिस्कस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक एक करके सारी बातों को कवर करेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी अथॉरिटी है, जिनका मेन काम है कि हमारी नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, इनके जो खर्चे होते हैं, जो पैसा खर्चते हैं, उसकी ऑडिटिंग करना, उसका पूरा का पूरा कह सकते हो जांच करने का काम किसका है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। वो देखते हैं, ऑडिटिंग करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ऑडिटिंग की जाती है, दोनों तरीके से जांच की जाती है कि वो पैसा गलत जगह पे खर्च तो नहीं हुआ है या कहाँ कहाँ पे खर्च हुआ है, उनकी सारी डिटेलिंग्स, उनकी सारी रिपोर्ट सीएजी निकाल कर लेकर आता है, ठीक है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हमारा भारतीय संविधान है, वो बात करता है कि सीएजी कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर की तरह काम करे, और इसकी चर्चा चैप्टर नंबर 5 के अंदर में की गई है। अब देखो सीएजी के बारे में संविधान में कहाँ पे लिखा हुआ है, संविधान को जब ओपन करोगे, आर्टिकल्स को देखोगे, तो आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151, 151 तक सारे आर्टिकल्स में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आर्टिकल 148 पहले ही आर्टिकल जब देखोगे तो वहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम सीएजी को चुनते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति होता है जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट पर बैठाया जाता है, तो उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कितने साल तक वो सर्व कर सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल 148 में लिखी गई हैं। तो ध्यान रखना है, इंडिया के लिए हमेशा एक सीएजी होता है, सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अब मैं सीएजी बोलूँगा इसको, ठीक है। तो सीएजी को अपॉइंट कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। अब सीएजी को रिमूव भी किया जा सकता है, क्या हटा सकते हैं, हाँ हटा सकते हैं, क्यों या कैसे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर सीएजी को भी हटाया जा सकता है, उसी मैनर में। और ध्यान रखना, सीएजी जो जब बनता है, सीएजी कोई व्यक्ति इस पोजीशन पर आता है तो वो 6 साल तक सर्व कर सकता है, 6 साल तक, या फिर उसकी जो मैक्सिमम एज है वो 65 साल तक हो सकती है, 65 साल तक वो यहाँ पर सीएजी के पद पर बैठ सकता है, जो भी चीज़ पहले पूरी हो जाए। 6 साल पूरे पहले हो गए हैं, 65 साल से पहले ही 6 साल पूरे कर दिए हैं, तो भाई खत्म हो गया उनका टेन्योर। या फिर कह सकते हो कि 65 साल के पहले हो गए हैं, वो उनका 6 साल का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ है, तब भी टेन्योर खत्म हो गया। मतलब जो भी चीज़ पहले आ जाए उसके हिसाब से टेन्योर इनका रहता है। बाकी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का फंक्शंस क्या होता है, यानी कि कैसे काम करते हैं और क्या काम करते हैं। तो इनका मेन काम होता है ऑडिट करने का, जांच पड़ताल करने का, कि जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, जो सरकारी फंड से एक्सपेंडिचर हुआ है, जो हमारा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जहाँ पे सारा पैसा गवर्नमेंट का रखा हुआ है ना, तो यहाँ से किस तरीके से पैसा खर्च हुआ है उसकी ऑडिटिंग करता है ये सारे एक्सपेंडिचर, चाहे वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो, चाहे वो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो, चाहे वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट हो, चाहे वो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ स्टेट हो। तो स्टेट या फिर नेशनल लेवल, हमारी नेशनल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, चाहे वो हमारी केंद्र सरकार हो, इनका जो भी फंड है, जो पैसा यहाँ पर इकट्ठा है इनके पास में, वो पैसा ये सरकारें कैसे खर्च कर रही हैं, उसकी सारी ऑडिटिंग करने का काम इन सीएजी के पास में होता है। अब क्या केवल खर्चे को ही चेक करते हैं, नहीं, जो सीएजी होता है ना, ये रिसीट के ऊपर में कितना पैसा आया और कितना पैसा यहाँ से खर्च हुआ, उन सब चीज़ों की यहाँ पर ऑडिटिंग करके तैयार करते हैं। क्लियर हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो हमने बात कर ली केंद्र सरकार, राज्य सरकार की। अगर मान लो लोकल बॉडी में कोई तहकीकात करनी है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो पावर नहीं है। देखो वो पावर भी इनको मिल सकती है, लेकिन जब प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करेंगे तो एक राज्य सरकार का गवर्नर और केंद्र सरकार का प्रेसिडेंट, ठीक है। राज्य सरकार में अगर गवर्नर कहेगा कि भैया इस लोकल बॉडी पर भी ज़रा ऑडिटिंग कर लो, तो वो करेगा सीएजी। और अगर हम कहेंगे केंद्र सरकार के लेवल पर, तो जो हमारा प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर राय देगा, ठीक है। वो रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई यहाँ पर भी ऑडिटिंग करनी चाहिए, तो वो ऑडिटिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये अपनी ऑडिटिंग करने के बाद में पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं, और वो जो रिपोर्ट है, अगर वो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, केंद्र सरकार का खर्चा और कमाई की रिपोर्ट है, वो प्रेसिडेंट के पास में जाती है,
और राज्य सरकार की जो रिपोर्ट है वो गवर्नर के पास में जाती है। तो केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, प्रेसिडेंट यहाँ पर उसको पार्लियामेंट के सामने यानी कि राज्यसभा लोकसभा के सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, और हमारे जो CAG होते हैं ना वो 3 प्रकार की रिपोर्ट को सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट के पास में। वो 3 रिपोर्ट कौन कौन सी होती हैं? ऑडिट रिपोर्ट एंड अप्रोप्रिएट अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इस प्रकार की 3 रिपोर्ट लेकर आई जाती हैं। ये बात थी केंद्र सरकार की लेकर। अब बात है राज्य सरकार को लेकर, तो राज्य सरकार की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर CAG हमारे गवर्नर को देंगे। ठीक है, और गवर्नर वो रिपोर्ट कहाँ पे ले जाएंगे? स्टेट लेजिस्लेचर में, हमारी विधानसभा में जो राज्य सरकारों के अंदर में होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये था यहाँ पर सर का सर हमारा डेटा रिगार्डिंग CAG। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के वो मैंने आपको यहीं पर बता दिए हैं। एक रिविजन आपका हो गया होगा, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनको समझ में आ गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी आ गया होगा। इसमें कोई इतना भारी कॉन्सेप्ट्स नहीं है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। अब एडिटोरियल डिस्कशन में ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू के ऊपर जो बैन लगाया था उसको हटाया था, उसको लेकर पूरा आर्टिकल है, आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक एडिटोरियल ये है, राजीव भाटिया साहब ने लिखा है, एक अच्छा एडिटोरियल है जो कि बात करता है ब्रिक्स ग्रुप के बारे में। ब्रिक्स ग्रुप के बारे में समझ रहे हो ना, इसमें 5 देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो राइटर ने यहाँ पे बात की है कि जो ब्रिक्स है वो अपनी चमक को खोता जा रहा है, जो इसकी चमक थी वो खोती जा रही है। लेकिन फिर भी कई सारे देश हैं जो कि चाहते हैं ब्रिक्स को ज्वाइन करना। 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिनका मकसद है ब्रिक्स कंट्रीज़ को ज्वाइन करना, इस ग्रुप को ज्वाइन करना। वो सब डिस्कस करेंगे आखिरकार वो कंट्रीज़ क्यों यहाँ पे ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हैं, और ब्रिक्स ग्रुप आज के समय पर क्यों कमज़ोर पड़ता जा रहा है वो भी यहाँ पर राइटर ने समझाया है। ठीक है, तो एक एडिटोरियल तो ये डिस्कस करेंगे। दूसरा एडिटोरियल हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले एक्सप्लेन सेक्शन का, जहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वाटर डिस्प्यूट के बारे में, जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है, कृष्णा नदी को लेकर जो पानी का विवाद है उसके बारे में चर्चा की गई है, प्रॉपर नोट्स के साथ में कवर करेंगे। फिर लास्ट में यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन किया गया है। ये टॉपिक वैसे हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी न्यूज़ में तो थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया जो है इसके रिगार्डिंग भी दे दूंगा। लेकिन एडिटोरियल डिस्कशन से पहले आपको पता होगा हमेशा एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं, तो आज का मेंस का क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ा हट कर लिया है, अलग से लिया है। ठीक है, आपने UPSC का दोस्तों कट ऑफ देखा होगा, और कट ऑफ देखकर पता चल ही चुका होगा मेंस का कितना बड़ा रोल होता है। प्रीलिम्स आपका इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करता है, प्रीलिम्स से बस खाली आप एंटर हो गए। अब प्रीलिम्स के बाद यहाँ पर मेंस आपका रैंक तय करता है कि आपका रैंक क्या आएगा UPSC के अंदर में। तो मेंस के लिए आपको डेली बेसिस पर एक आंसर की प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और आपको पता होगा पिछले 1 साल से मैं रेगुलर आपको आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ। डेली आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, आप उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके सबमिट करते हो टेलीग्राम ग्रुप में। तो आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हटकर है। क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर बात की गई है। रिसेंटली हमने ED का लेकर डिस्कशन किया था। तो मैं आपसे सिंपल से एक फैक्चुअल डेटा है, इसमें देखो, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में पता होना चाहिए, और वो आप पॉलिटी की किताब से या मेरे किसी लेक्चर से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बात की जा रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो रोल और फंक्शन है वो आपने डिस्कस करना है। डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ ED इन इंडिया एंड इवैल्यूएट इट्स इफेक्टिवनेस इन कॉम्बैटिंग इकोनॉमिक ऑफेंसेस। यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है। दूसरा, ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, कितना प्रभावशाली है, जो पैसों से संबंधित जितने बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं, जितने बड़े बड़े अपराध होते हैं, उसको टैकल करने में कितना प्रभावशाली है, ये आपने बताना है। फिर इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये कौन कौन से मेजर चुनौतियों को, बड़ी बड़ी चैलेंजेस को फेस कर रहा है, जिसकी वजह से अपनी ड्यूटीज़ ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और अगर वो चुनौतियां हैं भी तो आपने कुछ तरीके बताने हैं कि कैसे हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर कर सकते हैं, कैसे इसके प्रदर्शन को यहाँ पर बढ़िया किया जा सकता है। तो ये तो यहाँ पर इंग्लिश में हो गया, मैं थोड़ा सा हिंदी में रीड करके बता देता हूँ ताकि जो हिंदी माध्यम वाले लोग हैं उनको क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक और अच्छे से जो है क्लैरिटी आ जाए। क्वेश्चन बोलता है, भारत में प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो भूमिका है और इसके कार्य हैं उस पर चर्चा करें, और आर्थिक अपराध से निपटने की इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। फिर उसके बाद ED अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है, और इसके प्रदर्शन को बढ़ाने के उपाय जो हैं वो भी आपने बताने हैं। 250 शब्दों में आंसर लिखना। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे। मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 59,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, अपने आंसर्स को डेली बेसिस पर लिखकर सबमिट कर रहे हैं। आपने भी अपने आंसर्स को सबमिट करना है, और सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम करना है, वो यह है एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं।
जब सभी लोग आप दो दो आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, चलो आते हैं इस एडिटोरियल पर। यहाँ पे बात की जा रही है पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स एंड इट्स न्यू पाथवे। पहले यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि देखो, बड़े बड़े ग्रुप बनते रहे और बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पर बेकार होते चले गए, है ना। बड़े बड़े ग्रुप बने और उनका जो काम है वो ख़त्म हो गया। ऐसे कई सारे ग्रुप हैं, लेकिन आप ये देखो, एक ग्रुप है ब्रिक्स। ब्रिक्स ग्रुप अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इसमें 5 देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन करंट समय पर कह सकते हो कि जो ये ब्रिक्स है ना, ये कमज़ोर क्यों पड़ रहा है? कमज़ोर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसके अंदर जो देश हैं वहाँ पर कुछ अलग ही विवाद चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें इंडिया भी और चाइना भी है, तो इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट आपको पता है, गलवान वैली का जो क्लैश हुआ है ना, कोविड-19 की वजह से भी अभी हालत ख़राब हो गई थी सभी की। लेकिन इंडिया चाइना के अपने आप में विवाद हैं इस ग्रुप के अंदर में। 2 देश ऐसे हैं जिनके आपस में दुश्मनी बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर इसमें रशिया भी है। आप देख पाओगे, दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से रशिया के ऊपर इतने सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगे। रशिया किसी काबिल आज के समय पर इतना ज़्यादा बचा नहीं है। व्यापार वगैरह के ऊपर पूरी तरह से रोक टोक लगा दी गई है। ठीक है, फिर ये तो इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया और इधर यहाँ पर रशिया हो गया। अब इधर ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील है। ब्राज़ील में देखो, ब्राज़ील में यहाँ किन की सरकार ही नहीं थम पा रही है। जो अभी लूला है वो अभी नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं, आपको पता होगा। रिसेंटली इलेक्शंस को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था ब्राज़ील के अंदर में, है ना। तो सरकार इनकी स्टेबल ही नहीं है। तो ये सभी देशों के अंदर कुछ ना कुछ जो हालात हैं वो ख़राब चलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी अगर हम इतिहास देखें ब्रिक्स का तो अच्छा है। इनके अचीवमेंट बड़े बड़े हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स यहाँ पर इनके देखने को मिल जाते हैं। जो ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, कौन लेकर आया था? जिम ओनेल। जिम ओनेल यहाँ पर इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे और इन्होंने जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना जैसी इकोनॉमीज़, इनको साथ में लेकर आए और एक एक्रोनिम दे दिया गया ब्रिक्स का। अब उसके बाद में पहले तो ये ब्रिक ही था, पहले स्टार्टिंग में ये ब्रिक था, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। लेकिन चाइना ने ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी से साउथ अफ्रीका को ज्वाइन करवाया। साउथ अफ्रीका ने भी चाइना का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में साउथ अफ्रीका इसका हिस्सा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रिक का हो गया ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका भी यहाँ पर ऐड हो गया। बट ब्राज़ील और इंडिया आप देखोगे तो यहाँ पर डेमोक्रेसी है। दूसरी तरफ आप रशिया, चाइना को देखोगे तो यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी इतनी है नहीं। रशिया चाइना में डेमोक्रेसी है क्या? नहीं है। दोनों जगह पर डिक्टेटरशिप है। चाइना में यहाँ पर एक ही प्रेसिडेंट है, जी जिनपिंग, लंबे समय से वही सर्व कर रहे हैं। चाइना में सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता है। ऐसे आपको एज इट इज़ रशिया में देखने को मिलेगा। व्लादिमीर पुतिन का यहाँ पर पूरा शासन चल रहा है लंबे समय से। इंडिया में प्रेसिडेंट चेंज हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, रशिया और चाइना के सेम पड़े हुए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इधर ब्राज़ील और इंडिया दोनों में डेमोक्रेसी से दोनों कहीं ना कहीं गलत ग्रुप में आते हुए नज़र आ गए। अब हुआ यहाँ पर ये कि अब आ तो गए खैर ये 5 देश साथ में। इन 5 देश का मेन फोकस क्या रहा है? जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशंस को लेकर काम करना। जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेकर जो रीजनल इश्यूज़ हैं इनके, उसके ऊपर इन्होंने मेन फोकस किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है ब्रिक्स का, जो राइटर बताते हैं, वो है वेस्ट कंट्रीज़ को टक्कर देना। क्योंकि आप दुनिया भर में देखोगे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इधर यूरोपियन यूनियन हो गया, अमेरिका हो गया, ये कहीं ना कहीं दुनिया भर को डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही है। इन्हीं के अपने इंपॉर्टेंट बैंक इन्होंने बना दिए हैं। उस बैंक से ये क्या करते हैं, अलग अलग देशों की मदद करते हैं। लेकिन ब्रिक्स ऐसा ग्रुप है जो कि पूरी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ को टक्कर दे रहा है। और दूसरी तरफ आप देख पाओगे ब्रिक्स ग्रुप ने एक बैंक भी बना लिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और न्यू डेवलपमेंट बैंक में बहुत सारा पैसा भी है जो कि अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर फंडिंग कर रहा है। तो बराबर की टक्कर वेस्टर्न कंट्रीज़ को देने के लिए जो ब्रिक्स ग्रुप है वो अच्छा ग्रुप माना जा रहा है। और हम लोग ये भी सोच रहे थे, इसमें एक ये तो अचीवमेंट बताया, उसके अलावा एक कमी भी है। जैसे यहाँ पे ब्राज़ील है, इंडिया है ना, और दूसरी तरफ यहाँ पे रशिया है, चाइना है। तो रशिया चाइना को आप देखोगे तो ये दोनों कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर में टोटल 15 मेंबर्स हैं। 10 हमारे नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। उन 5 परमानेंट मेंबर में रशिया और चाइना भी उसका हिस्सा हैं। तो इनको दुनिया भर में एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ने सोचा कि रशिया और चाइना हमें सपोर्ट कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक सीट दिलवाने के लिए, क्योंकि इन तीनों का भी इसमें जाना ज़रूरी है। क्योंकि ब्राज़ील साउथ अमेरिका से आता है,
साउथ अफ्रीका से आता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और इंडिया जो है पूरे एशिया से सदर्न रीजन से निकल कर आता है। तो कहीं ना कहीं दुनिया भर में जो सदर्न कंट्रीज़ हैं उनका इन्वॉल्वमेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ना के बराबर है। तो इन तीनों कंट्रीज़ को सपोर्ट करना चाहिए था कि यह यूएनएससी का भी एक परमानेंट मेंबर बने, हिस्सा बने, बट ऐसा हुआ नहीं। जिस सपोर्ट को हम कह रहे थे, बट ऐसा सपोर्ट यहाँ पर रशिया चाइना की साइड से देखने को नहीं मिला। वो अपने आप में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, और इस सेंचुरी में यानी आज का समय देखें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बताया कि आज के समय में चाइना डोमिनेट कर रहा है इस ग्रुप को, कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर रशिया डिपेंडेंट हो चुका है पूरी तरह से, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो उसके बाद में रशिया को सपोर्ट करने वाला, जो पूरी तरह से दिल से सपोर्ट करने वाला एक देश निकल कर आया, वो है चाइना, कि कोई बात नहीं अटैक करो। और जितना भी नुकसान हुआ है रशिया को, कह सकते हो व्यापार वगैरह नहीं हो पा रहा, डॉलर्स से बंद कर दिए गए, अब डॉलर यूज़ नहीं कर सकता, बहुत सारे इश्यूज़ हुए, लेकिन उन सब चीज़ों को लेकर चाइना ने सपोर्ट किया। तो आज के समय में रशिया जो है पूरी तरह से चाइना के ऊपर निर्भर हो चुका है। दूसरी तरफ और भी कंट्री जैसे इंडिया है, इंडिया की भी काफ़ी बड़ी डिपेंडेंसी आपको चाइना के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो कुछ कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका हुआ वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये देश कहीं ना कहीं अपने आप में ही कह सकते हो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक ग्रुप को डोमिनेट करता हुआ चाइना नज़र आ रहा है, वो भी यहाँ पर राइटर का कहना है। लेकिन भले इस ब्रिक्स ग्रुप ने कुछ अचीवमेंट हासिल करे हों या फिर कुछ इसमें दिक्कतें हों, लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छी चीज़ हमने ये देखी है कि 19 से ज़्यादा देश हैं जो कि लाइन में खड़े हैं और वो चाहते हैं ब्रिक्स का हिस्सा बने हम, इन 5 देशों को हम भी ज्वाइन करें। और वो 19 से ज़्यादा देश कौन कौन से हैं? राइटर बोलते हैं लैटिन अमेरिका है, अर्जेंटीना है, निकारागुआ है, मेक्सिको है, उरुग्वे है, अफ्रीका है, नाइजीरिया है, अल्जीरिया है, इजिप्ट, सेनेगल, मोरक्को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एशिया के 10 कंट्रीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये सभी देश हैं, इवन तुर्किया भी है, टर्की, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पे कह सकते हो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पे राइटर ने कई सारे बताए। पहला रीज़न, क्योंकि चाइना एक्सपैंड कर रहा है, चाइना डोमिनेट कर रहा है, चाइना वेस्टर्न कंट्रीज़ को टक्कर दे रहा है। हम भविष्य देख रहे हैं कि अमेरिका को टक्कर देने वाला देश चाइना सबसे पहला देश बनने वाला है, जो कि प्रॉपर टक्कर देगा। चाइना का डोमिनेंस है, इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे चाइना का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। चाइना का सपोर्ट आने वाले समय पर किसी देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न यहाँ पर आप देख पाओगे, ब्रिक्स ग्रुप को भी चाइना ही डोमिनेट कर रहा है, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे हम भी ज्वाइन करें। सेकंड यहाँ पे यह है कि ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन जो करना चाहते हैं ना, उनका मेन मकसद ये भी है कि हम फ्यूचर देख रहे हैं, कोई दूसरा ग्रुप बचा ही नहीं ज्वाइन करने के लिए। तो ये देश चाहते हैं कि इनके लिए कोई दूसरा ग्रुप बचा ही नहीं है, कोई दूसरे दरवाजे खुले नहीं हैं, एक ही दरवाज़ा खुला है, यह है ब्रिक्स। ब्रिक्स को यहाँ पर ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये रियलाइज़ करा, समझा, महसूस हुआ, तो यहाँ पर ये लगे पड़े हैं कि भाई हमें भी ब्रिक्स के अंदर ऐड कर लो। फिर एक और यहाँ पर फाइनली एक पॉइंट और है, राइटर बोलते हैं कि एंटी वेस्टर्न सेंटीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए जो ब्रिक्स ग्रुप है वो कायम कर रहा है। दुनिया भर के ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, साउथ में काफ़ी सारे देश देखने को मिल जाएंगे पूरे दुनिया के। इनका मेन मकसद है कि हम यार वेस्ट को टैकल करें, यूरोपियन यूनियन को टैकल करें, और वेस्टर्न कंट्रीज़ को टैकल किया जा सकता है साथ में मिलकर। तो ब्रिक्स एक अच्छा ऑप्शन है। तो इस वजह से भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हैं। समझ गए ये क्या है इनका मकसद? अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, आगे देखो। आगे राइटर बोलते हैं कि जो अगला ब्रिक्स का समिट होने वाला है वो साउथ अफ्रीका के अंदर होगा। साउथ अफ्रीका बेसिकली उस समिट को होस्ट करेगा। अगस्त में होने वाला है, 23-24 अगस्त को यहाँ पर ये समिट चलने वाला है। और इस समिट के तहत यहाँ पे कह सकते हो हमारा डिस्कशन होगा कि कैसे एक्सपेंशन किया जा सकता है। पॉसिबिलिटी है कि जो आपकी बार मीटिंग होगा तो पॉसिबिलिटी वहाँ पे कुछ और कंट्रीज़ को भी हम हिस्सा बना लें। तो देखते हैं, वैसे काफ़ी सारे ऑप्शन वैसे अवेलेबल हैं हमारे सामने, बट कोशिश है कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी कई सारे देश हैं जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं, 5 इसमें ऑलरेडी हैं, तो और 20 से ज़्यादा देश ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सबको हम ज्वाइन करवा भी लेते हैं तो ये G20 से भी ज़्यादा बड़ा देश ग्रुप बन जाएगा, G20 से भी बड़ा ग्रुप बन जाएगा, जो कि यहाँ पर सही नहीं है। बट देखेंगे किस प्रकार का काम किया जा सकता है, वो आगे की बात है, जब समिट होगा तब पता चलेगा, अभी से कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। फिर उसके बाद आपकी बार जो मीटिंग होने वाली है, तो क्या आपकी बार फिजिकली मीटिंग होगी? ऐसा नहीं है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत होगी, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो सकता है कि हम लोग क्या कर सकें, कुछ नए कंट्रीज़ को इस बार ज्वाइन कर सकें। तो ये था यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रिक्स, क्या कमियाँ हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, प्लस क्या हो रहा है दुनिया भर में ब्रिक्स को लेकर, क्या सोच है, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। अगला जो एडिटोरियल है यहाँ पर वो आता है
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वाटर डिस्प्यूट के बीच का। देखो, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में से नदी निकलती है कृष्णा नदी। पहले मैं आपको कृष्णा नदी मैप में दिखाता हूँ, उसके बाद आप आर्टिकल अच्छे से समझ पाओगे। दोस्तों ये मैप देखना, तो कृष्णा नदी इस प्रकार से महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटका से होते हुए इधर, आपको पता है आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में टूट चुका है, तेलंगाना और साथ ही साथ में आंध्र प्रदेश बन चुका है। तो पहले तेलंगाना है, तो ये नदी इस प्रकार से महाराष्ट्र से निकल कर आके कर्नाटका से गुजरते हुए, तेलंगाना से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश में आती है और आंध्र प्रदेश से सीधा निकलकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या होता है ना, ये जो पानी का यूज़ है, ये पानी का यूज़ को लेकर दोनों स्टेट्स में डिस्प्यूट रहता है, विवाद रहता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आप देख पाओगे, ऊपर तेलंगाना है और इधर नीचे आंध्र प्रदेश। आपको ये पूरा का पूरा स्टेट रंग बिरंगी सा दिख रहा होगा, सारे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इनका कहना यह है कि भैया पानी इन दोनों स्टेट में से यहाँ पे कौन कितना यूज़ करेगा, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, है ना, कि ये ज़्यादा यूज़ कर रहा है या ये ज़्यादा यूज़ कर रहा है। इस प्रकार की जो बातें हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो पानी के यूज़ को लेकर ही सारा का सारा विवाद है, जैसा हर जगह पर नॉर्मल रिवर डिस्प्यूट में होता है। अब मुद्दे की गहराई को समझने के लिए चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल से लेकर चलना पड़ेगा और फैक्चुअल डेटा को साथ में कवर करना होगा कि प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से उसको हैंडल कर सको। चलो, कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो आंध्र प्रदेश ने ना, अभी हाल ही की बात है, थोड़े दिनों पहले की बात है, कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया था, जो कि इस रिवर के डिस्प्यूट्स को देखने का काम करेगा। तो एक पूरा बोर्ड बनाया गया है। तो इस बोर्ड में कंप्लेंट कर दी आंध्र प्रदेश ने। कंप्लेंट किस बात की है, कंप्लेंट इस बात की है कि एक प्रोजेक्ट है श्रीसाइलम प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट में से जो पानी है ना, वो तेलंगाना सरकार बहुत ज़्यादा पानी निकाल रही है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, पावर जनरेशन के लिए। यानी कि तेलंगाना में ऊपर ही, तेलंगाना ऊपर है ना, आंध्र प्रदेश नीचे है, और यहाँ पे इस प्रकार से नदी निकल कर आ रही है, आंध्र प्रदेश से गुजर कर बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही है। तो तेलंगाना ज़्यादा पानी का यूज़ कर रहा है, तेलंगाना बहुत सारा पानी निकाल कर इकट्ठा यूज़ कर ले रहा है, जिससे आंध्र प्रदेश में प्रॉपर पानी नहीं पहुँच पा रहा है। इसी को लेकर ये विवाद है। आंध्र प्रदेश कहता है भाई पानी छोड़ो ऊपर से, तेलंगाना बोलता है हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, पावर जनरेशन की आवश्यकता है, उसके लिए हम यहाँ पे वाटर का यूज़ कर रहे हैं। तो उस प्रकार का यहाँ पर जो डिस्प्यूट है, दोनों टेंशन्स हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। ठीक है, तो डिस्प्यूट क्या है, अबाउट डिस्प्यूट समझते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों कृष्णा और गोदावरी जो नदी है, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियाँ हैं, वो यहाँ पर शेयर करते हैं। दोनों ही राज्यों में कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स जिनको क्लियरेंस मिला है रिवर बोर्ड की साइड से, सेंट्रल वाटर कमीशन की साइड से, एपेक्स काउंसिल की साइड से। जब से यहाँ पर स्टेट्स अलग हुए हैं तब से यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल है इनको मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है, आंध्र प्रदेश का यहाँ पे प्रपोजल था कि कृष्णा वाटर नदी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इस पानी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पर एक रिजर्वायर, एक जो डैम है वो भी हम लोग बना रहे हैं। अब इसको लेकर तेलंगाना की जो सरकार है वो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के खिलाफ कंप्लेंट करने चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये श्रीसाइलम रिजर्वायर है, जो ये डैम है, ये कृष्णा नदी पर ही बनाया गया है, और ये डैम आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, खासकर नलमला जो हिल्स हैं, नलमला की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर इस डैम को बनाया गया है। इसी डैम के खिलाफ में तेलंगाना सरकार गई कंप्लेंट करने के लिए कि भाई ये डैम बना रहे हैं, पानी का बहुत यूज़ कर रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा यूजेज में आ रहा है इनका। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस कंप्लेंट के अगेंस्ट में जवाब दिया और कहा केवल हमारा ही प्रोजेक्ट देखोगे, उसके अलावा यहाँ पर तेलंगाना में जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं उसको देखो। अलग अलग स्कीम्स चलाई जा रही हैं, सिंचाई को लेकर भरपूर मात्रा में स्कीम आ चुके हैं, जिसकी वजह से ये लोग बिल्कुल पानी का भरपूर मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, है ना। नए नए प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर ये पानी काफ़ी तेज़ी से निकाल रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉपर नीचे पानी नहीं पहुँच पा रहा है। इसी पानी को लेकर यहाँ पर विवाद रहा है दोनों के बीच में, ये बात क्लियर हो गई है। अब मान लो किसी दो राज्यों में वाटर डिस्प्यूट है, तो उस वाटर डिस्प्यूट को कौन देखता है और वो हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजंस है वो डिस्कस करना थोड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट का। तो हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 262, आर्टिकल जो 262 है, वो बात करता है कि अगर किसी दो राज्यों के बीच में पानी को लेकर कोई विवाद है, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसको लेकर सारी बातें आर्टिकल 262 के तहत की गई हैं। इसके तहत बोला गया है कि जो पार्लियामेंट है हमारा, वो पार्लियामेंट कानून के माध्यम से क्या कर सकता है, इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है। या कोई कंप्लेंट आई है इस चीज़ से रिलेटेड तो उसको यहाँ पर देख सकता है। तो दो राज्यों के बीच में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, कौन कंट्रोल करेगा पानी को, कितना कंट्रोल करेगा, उसको लेकर सारा काम पार्लियामेंट का है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो पार्लियामेंट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या किसी दूसरे कोर्ट का कोई रोल नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पार्लियामेंट यहाँ पर ये भी बोल सकता है, ये भी प्रोवाइड करवा सकता है कि ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई दूसरा कोर्ट यहाँ पर इस मामले में अड़ेगा, इस डिस्प्यूट में अड़ेगा, पार्लियामेंट यहाँ पर सॉल्व कर सकता है। तो पार्लियामेंट ने इसके लिए दो ऑलरेडी कानून बना दिए हैं।
कौन कौन से दो कानून हैं? एक है रिवर बोर्ड एक्ट 1956 और दूसरा है इंटर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। 1956 में ही यहाँ पर पार्लियामेंट के थ्रू दो कानून बनाए गए थे। तो पहले हम लोग रिवर बोर्ड एक्ट 1956 को कवर करेंगे। जो रिवर बोर्ड एक्ट है 1956 का, ये बात करता है कि एक बोर्ड बनाया जाएगा, एक बॉडी बनाई जाएगी केंद्र सरकार के थ्रू, ताकि एक जो नदी है जो दो राज्यों से गुजर रही है उस नदी का प्रॉपर रेगुलेशन, प्रॉपर डेवलपमेंट किया जा सके, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक रिवर बोर्ड बनाता है। और इस रिवर बोर्ड को बनाया जाता है राज्य सरकार की रिक्वेस्ट के बेसिस पर। राज्य सरकार बोलती है कि देखो यार ये नदी निकल रही है इन दो राज्यों से, तो हमारे लिए यहाँ पर एक बोर्ड बना दो, वो बोर्ड यहाँ पे सारा काम रेगुलेट करेगा, खुद से देखने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से ये बोर्ड बन जाता है। रिवर बोर्ड की बात क्लियर हो गई। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो कानून बनाया गया था वो था इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। ये भी 1956 का कानून है। ये जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है ना, ये हमारी केंद्र सरकार को डायरेक्ट पावर देता है कि केंद्र सरकार क्या कर सकती है, एक ट्राइब्यूनल बना सकती है, एक कोर्ट बना सकती है कि दो राज्य या दो से ज़्यादा राज्यों में पानी को लेकर, नदी को लेकर कोई विवाद है, पानी के यूज़ को लेकर कोई विवाद है, तो यहाँ पर उस ट्राइब्यूनल के अंदर में वो अपने मैटर को लेकर जा सकते हैं। और जो भी वो जो कोर्ट है, जो ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा, वो ट्राइब्यूनल जो भी डिसीजन सुना देगा कि भाई इसको इतना पानी मिलेगा, इसको इतना पानी मिलेगा, वो डिसीजन यहाँ पर सभी स्टेट्स को मानना पड़ेगा, जिन भी स्टेट्स के बीच का डिस्प्यूट है। यहाँ पे ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही किसी दूसरे कोर्ट के पास में कोई पावर है कि वो वाटर डिस्प्यूट के मामले में अपना कुछ राय दे सकें, या अपने ध्यान में रखना है। ये सारा काम ट्राइब्यूनल के पास में, जो ट्राइब्यूनल एक इन चीज़ों को हेड करता है। ठीक है, तो दो नदियां हैं जो कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना से क्रॉस होती हैं, गुजरती हैं। एक है गोदावरी और दूसरी आपको देखने को मिल जाती है कृष्णा। तो कृष्णा नदी के बारे में ऑलरेडी हमने देख ही लिया है, अभी मैंने आपको मैप दिखा दिया था। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के सतारा, खासकर महाबलेश्वर से निकलती है, और कहीं ना कहीं ये इंडिया की जो पेनिनसुलर रिवर है ना, जैसे कि जो कि पूरे साल बहती हैं, उसमें से दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पेनिनसुलर नदी है वो कृष्णा है। ठीक है, तो महाराष्ट्र से गुजरती है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका के बाद कह सकते हो तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद जाकर बे ऑफ बंगाल में वो गिर जाती है। कृष्ण नदी की कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियों को लेकर क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखना। तुंगभद्रा, मलप्रभा, कोयना, भीमा, उसके बाद घतप्रभा, येरला, वर्ना, दिंदी, मूसी, और साथ ही साथ में दूधगंगा। इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी सारी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, काफ़ी सारी सहायक नदियाँ आपको कृष्णा नदी की देखने को मिल जाती हैं। बाकी गोदावरी नदी की सहायक नदियों को जब आप देखोगे तो यहाँ पे आती है प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वाइनगंगा, प्रणहिता, उसके अलावा इंद्रावती, मानेर और साबरी। ये सारी की सारी यहाँ पर गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? वो भी महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से गुजरती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और निकलने के बाद में आप कह सकते हो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को क्रॉस करते हुए जाकर ये भी बे ऑफ बंगाल के अंदर में गिर जाती है। और कुछ कुछ हिस्सा यहाँ पर इस नदी का ओडिशा, उसके अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटका और पुडुचेरी तक भी जाता है, ऐसा कह सकते हो। तो गोदावरी और कृष्णा नदी को लेकर ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट क्या है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, वो मैंने आपको समझा दिया। इस डिस्प्यूट का ओरिजिन क्या है वो आप लोगों ने समझा। राज्य का एक दूसरे से क्या है कहना, प्रोजेक्ट को लेकर वो आपने समझा, प्लस ये इंटर वाटर डिस्प्यूट, ये जो भी ट्राइब्यूनल होते हैं या एक्ट होते हैं, वो सब चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में यहाँ पर मेंशन किया गया है यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये क्या है मामला, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी रिसेंटली जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन आपको पता है लगभग 27 कंट्रीज़ का ये पूरा ग्रुप है, 27 देशों का पूरा ग्रुप है जो यूरोप में है। ठीक है, तो इन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है, क्या अनाउंसमेंट किया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये जो पूरा नया तरीका है, पूरा जो नया नियम है, ये लागू हो जाएगा अक्टूबर 2023 से। तो इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो ये नया नियम लेकर आए, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका भारी असर भारत पर पड़ने वाला है। अब भारत पर क्यों पड़ने वाला है, देखो इनके नए नियम में क्या बोला गया है कि जो भी सामान ये देश इंपोर्ट करेगा, ठीक है, जो भी सामान ये देश इंपोर्ट करेगा दुनिया भर के देशों से, उस सामान के ऊपर देखा जाएगा कि उस सामान को बनाने के लिए उस देश में कोई पोल्यूशन तो नहीं हुआ है, कोई प्रदूषण तो नहीं हुआ है, उसके असर एनवायरनमेंट के ऊपर कितना बुरा पड़ा है। अगर पोल्यूशन हुआ है, बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन हुआ है, तब जाके वो सामान बना है और वो सामान यहाँ पर इस यूरोपियन कंट्रीज़ में इंपोर्ट हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, कार्बन टैक्स लगा देंगे उसके ऊपर। और कार्बन टैक्स लगाने से क्या होगा, जिस देश से सामान बनकर यहाँ पर पहुँचा है उनको थोड़ा महंगा पड़ने लगेगा, उनको कार्बन टैक्स भी देना पड़ेगा। तो 20 से 35% का टैक्स
अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है कई सारे देशों के ऊपर, स्पेशली इंडिया के ऊपर में। तो ये खास कर कह सकते हो कि मामला है जो जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ऐसा यूरोपियन यूनियन ने क्यों किया? क्योंकि इनका टारगेट है कि 2030 तक हमें पोल्यूशन कम करना है। तो 2030 तक 55% तक ग्रीन हाउस गैस एमिशन ऐसे कम किया जा सकता है, क्योंकि ये 27 देश हैं, दुनिया भर से बहुत कुछ खरीदते हैं। तो अगर वो देश इनको कुछ बेचेगा और उसने वो सामान पोल्यूशन पैदा करके कार्बन एमिट करके बनाया है, तो उसको अलग से टैक्स भी देना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो वो देश हैं वो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि वो सामान को बनाए लेकिन पोल्यूशन जनरेट ना हो, उसमें उसको सामान को बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें। ये हमारा मेन मकसद है। ठीक है, समझ गए कि एग्जैक्टली क्या है पूरा का पूरा मामला। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये मैंने आपको बता ही दिया कि टैक्स कैसे लगेगा, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव भी आप समझ चुके हो कि जो पोल्यूशन है उसको यहाँ पर कम से कम करना। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या होगा? महत्व ये होगा, एनवायरनमेंट को लेकर हम काम कर रहे हैं। पहली चीज़ तो एनवायरनमेंट से पोल्यूशन कम होता हुआ नज़र आएगा। जो कंपनीज़ है वो ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगी। अब सवाल यह है कि इसका असर भारत के ऊपर क्या पड़ेगा? भारत के ऊपर भारी असर पड़ने वाला है। इसका क्यों असर पड़ने वाला है? क्योंकि इंडिया बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है इन 27 देशों को। जैसे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना वो है आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करते हैं। अब पता है खास बात क्या है? आयरन, स्टील जैसी चीज़ों को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोयला जलाना पड़ता है, बहुत पोल्यूशन करना पड़ता है, कार्बन एमिशन करना पड़ता है। तो भारत को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाले समय में अलग से भरपूर मात्रा में टैक्स भरना पड़ सकता है। तो 1 जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन क्या करेगा? ये जो कार्बन टैक्स है ये स्टार्ट कर देगा इकट्ठा करना। इनका कहना यह है स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी, ये जितनी भी चीज़ें परचेज़ करेंगे उसके लिए कार्बन टैक्स भी लेंगे, कार्बन टैक्स को कलेक्ट करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से दुनिया भर की कंट्रीज़ को नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया को भी भारी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि भारत भी जैसे मैंने बोला स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन और जैसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इन 27 कंट्रीज़ के अंदर में। तो ये था पूरा का पूरा मामला। तो CBAM क्या है ये आपने समझ लिया है ना, 2026 1 जनवरी से लागू होगा, ये आपने समझ लिया। उसके अलावा यहाँ पर ये कंट्रीज़ चिंता में क्यों है बाकी सारी, ये आपने समझ लिया। चिंता में पड़ने लायक बात ही है, क्योंकि स्टील, एल्यूमिनियम जैसी चीज़ें ये बहुत सारे देश यहाँ पे बनाकर बेचते हैं इनको, लेकिन उनको अब अलग से टैक्स भरना पड़ सकता है, अलग से यहाँ पर खर्चा करना पड़ सकता है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इनको नज़र आती हुई देखने को मिलेगी। तो ये था कंप्लीट हमारा एडिटोरियल। आई होप गाइज आपको यहाँ पर इस आर्टिकल के रिगार्डिंग भी एक अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। तो आज का सेशन होता है हमारा समाप्त। एक आर्टिकल ये है, यहाँ पर भी कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, वही दिल्ली की सरकार को लेकर पूरा मामला है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार को लेकर जो डिस्प्यूट है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। कुछ खास पॉइंट्स यहाँ पर नहीं हैं, तो आप उसको यहाँ पर स्किप कर सकते हो। तो आज का हमारा डिस्कशन यही था। अब फटाफट प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को पहले देखेंगे। प्रीलिम्स वाला हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। इस फंड इनिशिएटिव को किसने मैनेज किया है, मतलब किसके थ्रू मैनेज किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक यहाँ पर इसको मैनेज करता हुआ नजर आता है। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।